Dear friends, in today lecture, we are going to discuss about the text clustering and topic modeling. Text clustering and topic modeling होती क्या है, कैसे हम लोग क्लस्टर बनाते हैं, कैसे हम लोग टॉपिक की मॉडलिंग करते हैं, इसका आज हम लोग हैंड्स ऑन करने वाले हैं। तो जिस गिटहब रिपॉजिटरी से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये हैंड्स ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल वाली जो ये बुक है, इसी की गिटहब रिपॉजिटरी है। ये ओरिले पब्लिकेशन की बुक है, आपको ये नेट पे मिल जाएगी इजीली, और इस गिटहब रिपॉजिटरी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चूंकि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टेक्स्ट क्लस्टरिंग एंड टॉपिक मॉडलिंग। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो नेसेसरी पैकेज होंगे उसको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो देखिए परसेंटाइल कैप्चर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद pip इंस्टॉल बर्ट टॉपिक डेटा सेट्स ओपन एआई एंड डेटा एम प्लॉट। ठीक है, डेटा एम प्लॉट ये हमने नेसेसरी पैकेज जो है उनको इंस्टॉल कर लिया है। परसेंटाइल कैप्चर क्यों? क्योंकि जब हम इस कोड को रन करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका आउटपुट निकलेगा, तो वो अननेसेसरी आउटपुट हमारे स्क्रीन पे ना आए, इसलिए उसको हाइड करने के लिए हमने परसेंटाइल कैप्चर यहाँ पे लिखा हुआ है। बर्ट टॉपिक, बर्ट आपको पता ही है क्यों यूज होता है। बर्ट इज यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर टेक्स्ट इनटू टोकन्स एंड आफ्टर दैट एम्बेडिंग्स। ओके, एंड डेटा सेट्स क्यों यूज हुआ है? क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ डेटा सेट का यूज ही करेंगे अपने हैंड्स ऑन के लिए, हमें डेटा सेट इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हगिंग फेस से या अन्य जो भी लाइब्रेरी होंगी वहां से हमें डेटा सेट इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओपन एआई यहाँ पे यूज किया गया है, यहाँ पे आप चाहे तो जेमिनी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट लाइन ऑफ कोड यहाँ पे डाला हुआ है। ओके, अब चूंकि हमारा कोड ऑलरेडी रन हो चुका है, मैंने इस कोड को रन कर लिया है, ताकि मैं जब इस वीडियो को बनाऊं उस समय अगर कोड को रन करूंगा तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए इसको ऑलरेडी मैंने रन कर लिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटेशन एंड लैंग्वेज, एक हमारा आर्टिकल है आर्कसीव आर्टिकल, वहां से हम लोग डॉक्यूमेंट लेंगे और उस पर कंप्यूटेशन करेंगे, उसका टॉपिक मॉडलिंग करेंगे, उसका हम लोग क्या करेंगे, क्लस्टरिंग करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए, लोड डेटा फ्रॉम हगिंग फेस से आपको डेटा को लोड करना है। ओके, सो फ्रॉम डेटा सेट्स इंपोर्ट लोड डेटा सेट, तो ये लाइन क्या कर रही है, सो दिस लाइन इंपोर्ट द लोड डेटा सेट फंक्शन फ्रॉम डेटा सेट लाइब्रेरी। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए लोड डेटा सेट फंक्शन है और डेटा सेट क्या है, लाइब्रेरी है। ये किसकी लाइब्रेरी है? हगिंग फेस की लाइब्रेरी है। डेटा सेट्स लाइब्रेरी में ढेर सारे डेटा सेट्स होते हैं और वहां से हम फंक्शन कौन सा इंपोर्ट करें, लोड डेटा सेट। ओके, अब यही लोड डेटा सेट हमारे लिए ये वाला जो डेटा सेट है उसको लोड करेगा। ओके, द डेटा सेट लाइब्रेरी इज पॉपुलर टूल फॉर इजीली लोडिंग एंड शेयरिंग डेटा सेट्स फॉर मशीन लर्निंग टास्क। अब देखिए डेटा सेट इक्वल टू लोड डेटा सेट एंड मार्ट इन ENGR एंड आर्कसीव NLP, उसके बाद हमने ट्रेन यहाँ पे डाला हुआ है। सो ये लाइन क्या करेगी, दिस लाइन यूज द लोड डेटा सेट फंक्शन टू फेच द स्पेसिफिक डेटा सेट नेम, जिसका स्पेसिफिक डेटा सेट नेम है इसी को हम लोग फेच करेंगे। और ये डेटा सेट है कहाँ पे, ये डेटा सेट हगिंग फेस की डेटा सेट लाइब्रेरी में है, इसको हम लोग लोड डेटा सेट फंक्शन का यूज करके इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई टास्क करने जा रहे हैं तो हमें डेटा सेट तो चाहिए ही, उसी डेटा सेट पे तो हम काम करेंगे, उसी डेटा सेट का हम लोग क्लस्टरिंग करेंगे, उसी डेटा सेट पर हम लोग टॉपिक मॉडलिंग करेंगे। ठीक है, अब चलो ये तो हो गया, हमने डेटा सेट को क्या किया, लोड कर लिया, डेटा सेट को लोड कर लिया। ओके, अब उसके बाद दूसरा काम क्या है, एक्सट्रैक्ट द मेटा डेटा। ओके, उसके पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे मार्ट ENGR आर्कसीव NLP फ्रॉम द हगिंग फेस, सब इसको हमने यहाँ से क्या करिए, लोड कर दिया। इफ देन सेलेक्ट द ट्रेन स्प्लिट ऑफ दिस डेटा सेट एंड असाइन इट टू वैलिडेट डेटा सेट, द आर्कसीव NLP डेटा सेट लाइकली कंटेन्स रिसर्च पेपर डेटा फ्रॉम आर्कसीव रिलेटेड टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड ये डेटा है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट मेटा डेटा हम लोग कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट इक्वल टू डेटा सेट ऑब्स्ट्रैक्ट एंड टाइटल इक्वल टू डेटा सेट टाइटल्स। अब इसका मतलब क्या है, ओके, so abstract equal to dataset abstract, so this line extract the column name abstracts from the loaded data set। okay, जो हमारा डेटा सेट है उसके अंदर एक कॉलम है abstract नाम का, उसको यह एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये वाला कोड एक्सट्रैक्ट कर रहा है। मेटा डेटा क्या होता है, द डेटा विच डिस्क्राइब अबाउट द डेटा इज नोन एज मेटा डेटा। ठीक है, सो
abstract from the loaded data set and store all the abstract in new variable called abstract। ठीक है, इस कॉलम के अंदर जितने भी डेटा सेट हैं उसको नए कॉलम एक बना करके उसमें वह स्टोर करवा रहा है। उसी तरीके से टाइटल्स नाम का एक कॉलम है, उसके जितने भी डेटा सेट हैं उसको वह टाइटल वेरिएबल में स्टोर करवा रहा है। तो इस तरीके से टाइटल एंड ऑब्जेक्ट हमारे पास दो कॉलम हो गए। ओके, हमारे पास दो कॉलम हो गए। अब देखते हैं, अब यहाँ पे हमने इस कोड को रन कर रखा है, कोड को हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, पाइपलाइन क्या होती है टेक्स्ट क्लस्टरिंग के लिए। सबसे पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट की इम्बेडिंग करनी पड़ेगी। इम्बेडिंग क्या होती है, हमने अपने टेक्स्ट डेटा को टोकन में बदला, टोकन्स के बाद हम लोग इम्बेडिंग में चेंज करते हैं। इम्बेडिंग क्या करता है कि जो हमारे डेटा सेट से जो टोकन कन्वर्ट हुए हैं उनके बीच में सिमेंटिक मीनिंग क्या है, उनके बीच में रिलेशन क्या है, उसके लिए हम लोग न्यूमेरिकल इम्बेडिंग बनाते हैं। ओके, याद रखिएगा, एनएलपी हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, इसमें हमारा डेटा कोई भी वर्ड या फिर टेक्स्ट नहीं होता है, ये सारे के सारे हमारे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स वेक्टर्स के फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, ताकि वह जीपीयू पे इजीली वो लोग रन कर सकें। ठीक है, जीपीयू से के लिए यह इस टाइप का डेटा सेट जो है उपयुक्त होता है, जो मैट्रिक्स एंड वेक्टर के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, सो अब हमारा डेटा सेट लोड हो गया है। ठीक है, डेटा सेट को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब उसके बाद हमारा दूसरा काम क्या होगा, वी विल इम्बेड द डॉक्यूमेंट। ओके, सो ये देखिए, फ्रॉम सेंटेंस ट्रांसफार्मर इंपोर्ट सेंटेंस ट्रांसफार्मर। ओके, so this code block is responsible for converting the text abstract into numerical embedding। जो हमारा कोड ब्लॉक है, it will convert our text abstract into numerical embedding। ओके, जैसा मैंने आपको बताया कि मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के अंदर हमारा जो डेटा सेट होता है वह न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद ही उस डेटा सेट से हम लोग अपने मॉडल की ट्रेनिंग करवाते हैं। ओके, so this code block is responsible for converting the text abstract into numerical embedding, which are dense vector representation that capture the semantic meaning of the text। Okay, अब embedding में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, आपके टेक्स्ट के बीच में क्या रिलेशन है, क्या सिमेंटिक मीनिंग है टेक्स्ट की, उसके लिए हम लोग इसको embedding में कन्वर्ट करवाते हैं। ओके, उसके लिए हम लोग इसको embedding में कन्वर्ट करवाते हैं। ओके, so from sentence transformer import sentence transformer, this line import the sentence transformer class from the sentence underscore transformer library। okay, so यहाँ पे देखिए sentence underscore transformer एक ये लाइब्रेरी है और sentence transformer क्या है, क्लास है। ठीक है, अब ये लाइब्रेरी करती क्या है, इसको जरा जान लीजिए। दिस लाइब्रेरी प्रोवाइड ए कन्वीनियंट वे टू कंप्यूट डेंस वेक्टर एम्बेडिंग्स फॉर सेंटेंस, पैराग्राफ और इमेज। ठीक है, तो कोई पूछे कि ये लाइब्रेरी काम किसके काम में आती है, सो दिस लाइब्रेरी प्रोवाइड ए कन्वीनियंट वे टू कंप्यूट डेंस वेक्टर एम्बेडिंग। ठीक है, यही हमारी जो लाइब्रेरी है हमारे टेक्स्ट को डेंस वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट करती है। और किस किस टेक्स्ट को यह डेंस वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर सकती है, चाहे वो सेंटेंस हो, पैराग्राफ हो या इमेज हो, इन डेटा टाइप्स को, इन स्ट्रक्चर्स को वह डेंस वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करती है। और यह डेंस वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट क्यों करती है, क्योंकि एक बार हमारा टेक्स्ट जब डेंस वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद वह जीपीयू पे जाएगा। जीपीयू में क्या होता है, कुडा होता है, कुडा मतलब कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। वह अरेज, वेक्टर्स एंड मैट्रिक्स के लिए ही कंपेटिबल होता है, न्यूमेरिकल डिजिट्स के लिए कंपेटिबल होता है। वह अन्य जो टेक्स्ट फॉर्मेट होते हैं या एनएलपी फॉर्मेट डेटा होते हैं उनको वह नहीं समझता है, सिर्फ न्यूमेरिकल मैट्रिक्स एंड वेक्टर्स को समझता है। इसीलिए हम अपने डेटा को न्यूमेरिकल एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि उसकी हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग कर पाए। ओके, अब आते हैं भाई, वी विल क्रिएट एन एम्बेडिंग फॉर ईच ऑब्स्ट्रैक्ट। क्योंकि ऑब्स्ट्रैक्ट तो आपने एक अलग कॉलम में पहले ही रख लिया था। ओके, ऑब्स्ट्रैक्ट आपने अलग ही एक कॉलम में रख लिया था। अब क्या करेंगे आप, यू विल क्रिएट एन एम्बेडिंग फॉर ईच ऑब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो भाई अगर एम्बेडिंग बनाना तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई मॉडल तो होगा ना। ठीक है,
कोई ना कोई मॉडल बनाना पड़ेगा हमें। सो विल क्रिएट एन एम्बेडिंग फॉर ईच ऑब्जेक्ट। ओके, सो इसके लिए कोड लिखा है एम्बेडिंग मॉडल इक्वल टू सेंटेंस ट्रांसफार्मर। और सेंटेंस ट्रांसफार्मर क्या है? ये सेंटेंस ट्रांसफार्मर सेंटेंस अंडरस्कोर ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी की क्लास है। ठीक है, इस क्लास का यूज करेंगे हम लोग, और उसको जो हमारा मॉडल है, जो हमारा क्या करेगा, दिस मॉडल विल क्रिएट द एम्बेडिंग फॉर ऑब्स्ट्रैक्ट। तो हमारा मॉडल कौन सा है? देन LPER एंड GTE स्मॉल, ये हमारा मॉडल है। ओके, सो embedding model equal to sentence transformer then LPER slash GT small। so ये है क्या? so an instance of sentence transformer is created। okay, it loads a pre-trained model with the name then LPER GT small। this specific model is designed to generate high quality text embedding। okay, ये मॉडल क्या करता है? दिस मॉडल इज क्रिएटेड टू जनरेट द हाई क्वालिटी टेक्स्ट एम्बेडिंग। ओके, ये हमारा मॉडल जो है हाई क्वालिटी टेक्स्ट एम्बेडिंग को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड पे, एम्बेडिंग इक्वल टू एम्बेडिंग मॉडल्स डॉट इनकोड। ओके, डॉट इनकोड, और वहां पे हमने क्या दिया? एब्स्ट्रैक्ट वाले जो हमारा एक कॉलम था उसको दे दिया, एंड शो प्रोग्रेस बार इक्वल टू ट्रू दे दिया। ठीक है, कि जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट वाले कॉलम में जो टेक्स्ट है उसी को आपको इनकोड करना है, उसी की आपको एम्बेडिंग बनानी है। ठीक है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप इस अपने प्रोग्रामिंग में इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, तब जाके हमारा एक रिजल्ट ओरिएंटेड हम लोग किसी भी एक रिजल्ट पे पहुंच पाते हैं। ठीक है, सो embedding equal to embedding model dot encode abstracts so progress bar equal to 2। this line use the loaded embedding model to encode abstract which were loaded in a previous step into numerical embedding। मैं फिर से कहता हूं कि मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के अंदर आपका जो टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है, कोई भी डेटा है, उसको हमें न्यूमेरिकल एम्बेडिंग में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा, तभी जाके वो फर्दर ट्रेनिंग में के अंदर काम आता है। ओके, तभी उसका यूज हम लोग मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में मॉडल को ट्रेन करने के लिए कर सकते हैं। ओके, सो दिस लाइन रिटन हियर embedding model to encode abstract which were loaded into previous step into numerical embeddings। अब उसके बाद वहीं पे हमने क्या लिखा है? इनकोड लिखा हुआ है, embedding model dot encode। तो इनकोड का क्या काम है? ओके, द इनकोड मेथड प्रोसेस ईच ऑब्स्ट्रैक्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू वेक्टर। ठीक है, एम्बेडिंग हमारा बन गया, उसके बाद जो एम्बेडिंग बनी उसको हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एम्बेडिंग जो हमें बनी वो हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है। वेक्टर में और मैट्रिक्स में क्या होती है? डायमेंशन होती हैं। ओके, वेक्टर और मैट्रिक्स में क्या होती हैं? डायमेंशंस होती हैं। वेक्टर और स्केलर दो तरीके के कॉन्सेप्ट आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़े होंगे। स्केलर के अंदर डायमेंशन नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर के अंदर डायमेंशन डायरेक्शन होती है। ओके, मैट्रिक्स के अंदर रोज कॉलम इस तरीके के होते हैं। अगर स्केलर की बात करें तो जैसे 1 2 3 जो सिंगल डिजिट हो गई, ये क्या है? ये स्केलर है, इनमें कोई डायमेंशन नहीं है। ओके, तो मैट्रिक्स में क्या है? रोज है, कॉलम है, मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम है, तो इसमें डायमेंशंस हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग डायमेंशनलिटी को रिड्यूस भी कर सकते हैं, डायमेंशनलिटी को घटा बढ़ा भी सकते हैं। ओवरफिटिंग की समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये सब काम कर सकते हैं, और अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हमें कई बार डायमेंशनलिटी को रिड्यूस भी करना पड़ता है। सो देखिए, दिस इज ए कॉमन पाइपलाइन फॉर टेक्स्ट क्लस्टरिंग। सो फर्स्ट टास्क वाज टू एम्बेड द डॉक्यूमेंट। ओके, और फर्स्ट टास्क वाज टू एम्बेड द डॉक्यूमेंट। सो to embed our documents we have imported sentence transformer class from sentence transformer library। और ये इसको हमने इंपोर्ट कहाँ से किया था? ये हमने इंस्टॉल किया कहाँ से किया था? ये हमने सब शुरू में जो पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल किया था आपको देखा होगा, इंस्टॉल वर्ड टॉपिक डेटा सेट ओपन एआई, यहाँ से हमने इसको इंस्टॉल किया था। फिर यहाँ से हमने इंपोर्ट किया था डेटा सेट को। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेंटेंस ट्रांसफार्मर को यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग एम्बेडिंग बनाएंगे, फिर एम्बेडिंग को वेक्टर में इनकोड करेंगे। ओके, अब यहाँ के बाद हम लोग आते हैं, वी विल चेक द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग एम्बेडिंग। अब हम लोग देखेंगे भाई जो हमने एम्बेडिंग बनाई है उसकी डायमेंशन क्या है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, वेक्टर्स के अंदर
मैट्रिक्स के अंदर डायमेंशंस होती हैं. ओके, सो वी हैव टू चेक व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ आवर embedding. Okay, so using embedding dot shape we will check the dimension. It is used to check the dimension of the embedding array, and in Python this is used with library like NumPy. So NumPy library का इसका यूज किया जाता है. Okay, so sentence transformer used for this output, and the dot shape attribute of an array return the tuple indicating the size of array in each dimension. Okay, so it will tell you the array in each dimension. It will tell you the how many embeddings were generated and the dimensionality of each embedding. Okay, ये क्या बताता है? It will tell you how many embeddings were generated. Okay, so how many embeddings were generated? 44949 embedding were generated, and dimensionality of each embedding, and 384 is the dimensionality of each embed. तो इस तरीके से हमें ये पता लग गया कि कितनी embedding जनरेट हुई है हमारे डॉक्यूमेंट की, और क्या डायमेंशन है हर एक embedding की. ओके, so we have generated 44949 embeddings, and each embeddings has dimension 384. Okay, सो जब हमने एम्बेडिंग्स पता कर ली, अपने डॉक्यूमेंट को एम्बेड कर लिया, उसकी डायमेंशन पता लगी, तो हमें लगा कि यार ये तो डायमेंशन कुछ ज़्यादा हो जा रही है, हम भूल जाएंगे कि किस डायमेंशन में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है. तो हमने कहा कि चलो अब डायमेंशनलिटी को रिड्यूस कर लेते हैं. ठीक है, तो आइए डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करने चलते हैं, और उसके लिए कुछ टेक्निक होती है उसको लगाते हैं. तो डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एल्गोरिथम होता है, उसका यूज कर सकते हैं, या यहाँ पे हमने यू मैप का यूज करके डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश की है. ओके, सो अब देखिए, दिस कोड ब्लॉक परफॉर्म डायमेंशनल रिडक्शन यूजिंग यू मैप. यू मैप को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मैनीफोल्ड अप्रोक्सीमेशन एंड प्रोजेक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है, ऑन द प्रीवियसली जनरेटेड एम्बेडिंग. आपकी एम्बेडिंग जनरेट हो गई है. एम्बेडिंग जो जनरेट हुई उसकी नंबर्स ऑफ एम्बेडिंग क्या थी? 44949. ओके, एंड डायमेंशन क्या थी? 384. लेकिन हमें लगा कि इस एम्बेडिंग जो जनरेट हुई है इसका डायमेंशन बहुत ज्यादा था, अब हमें इसकी डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करना चाहिए अगर हमें प्रॉपर क्लियरेंस चाहिए तो हमारा डेटा कैसा है, उस डेटा का हम लोग यूज कैसे, उसके अंदर हिडन इन्फॉर्मेशन क्या है. ठीक है, ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर क्लस्टरिंग कर सकें और हम लोग टॉपिक की मॉडलिंग कर सकें. ठीक है, ये दोस्तों देखो, ये सभी चीजें चैट जीपीटी के बैकएंड में चलती हैं. चैट जीपीटी सिंपल सा दिखता है, लेकिन उसके पीछे हमें कितना पापड़ बेलना पड़ता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो लोग भी LLM, चैट जीपीटी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एजेंटिक एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का कोर्स जानना चाहते हैं, वो लोग समझें कि आखिर में यार चैट जीपीटी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन कैसे किया जाता है, बैकएंड में काम क्या क्या होता है. ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको बता रहा हूँ. ओके, सो दिस लाइन, नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड इज फ्रॉम यू मैप इंपोर्ट यू मैप. ओके, सो दिस लाइन इंपोर्ट द यू मैप, जो कैपिटल में लिखा है, द यू मैप क्लास फ्रॉम यू मैप लाइब्रेरी. ओके, so small umap is library and capital umap is the class. Okay, which is popular technique. यह यूज क्यों किया जाता है? This is a popular technique for visualizing high dimensional data and for general dimensional reduction. Okay, so dimensional reduction के लिए इस क्लास का यूज किया जाता है. कौन से क्लास का? यू मैप. और भी एक होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर्स ऑफ डायमेंशन बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उसका यूज यहाँ पे नहीं कर रहे हैं. ओके, अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमने क्लास लाइब्रेरी जो हमें जरूरी हथियार थे, जो हमें जरूरी फावड़ा कुदाल थे, उसको हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, और कहें कि इस हथियार का यूज करके हम लोग अपने पेड़ को काटने जा रहे हैं जिसमें ढेर सारे ब्रांचेज हैं. ठीक है, ताकि पेड़ को काट करके जो हमारे काम का तना है उसको हम फिर काट लें, फिर उसका जो है अपने काम में उसको ला सकें, जो अननेसेसरी इसके ब्रांचेज हैं उसको निकाल दिया जाए. ओके, सो उसके लिए हमने यहाँ टूल बॉक्स जो है इंपोर्ट कर लिया है, जिसका नाम क्या है? यू मैप. अब इस टूल बॉक्स का यूज करके हम लोग अपने अननेसेसरी जो ब्रांचेज हैं उनको काटेंगे छाटेंगे. ओके, so we reduce
द इनपुट इम्बेडिंग्स फ्रॉम 384 डायमेंशन टू 5 डायमेंशन। तो अभी जो अभी आपने इम्बेडिंग्स बनाई थी, नंबर्स ऑफ इम्बेडिंग्स क्या 344,949, लगभग 45,000 के आसपास थी, और हर एक इम्बेडिंग का डायमेंशन 384 था। उसी डायमेंशन को हम लोग कम करेंगे और कहेंगे 5 डायमेंशन में ले आएंगे। 384 को अगर 5 में कन्वर्ट कर बदल दिया जाए, ताकि जो डेटा की मेन क्वालिटी है, जो डेटा का रूट प्रॉपर्टीज है, वो भी न खोएं और हमारा काम भी चल जाए। ठीक है, तो 384 से 5 में लाएंगे तो हमारी विजिबिलिटी कुछ ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। वी रिड्यूस द इनपुट इम्बेडिंग फ्रॉम 384 डायमेंशन टू 5 डायमेंशन। सो इसके लिए हमने मॉडल यूमैप, जो हमने क्लास यहाँ पे इंपोर्ट की थी, उसका यूज करेंगे। सो वी विल क्रिएट एन वेरिएबल विद द नेम यूमैप एंड वी विल प्रोवाइड नंबर ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू 5, मिनिमम डिस्टेंस 0। ये हाईली डेंस क्लस्टर है, इसलिए यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस 0 दिखाया गया है। एंड मैट्रिक्स इक्वल टू कोसाइन मैट्रिक्स यूज सिमिलरिटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। रैंडम स्टेट 42 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद रिड्यूस इम्बेडिंग इक्वल टू यूमैप डॉट मॉडल डॉट फिट ट्रांसफॉर्म इम्बेडिंग्स। तो यहाँ पे हमने इम्बेडिंग्स के ऊपर अपने मॉडल को ट्रेन किया है। ओके, नंबर्स ऑफ इम्बेडिंग जो है उसका यूज करके मॉडल को यहाँ पे ट्रेन किया है। डॉट फिट फंक्शन का यूज करके अपने मॉडल को ट्रेन किया जाता है। ओके, so using this code we have reduced the dimensionality of the embeddings. Okay, so आइए थोड़ा अगला कोड देख लेते हैं। so umap model equal to umap number of component equal to 5, minimum distance equal to 0, metric equal to cosine, random state equal to 42. Here an instance of umap model is created with specific parameter. Okay, so number of component equal to 5 का क्या मतलब है? This specifies the original 384 dimension embedding should be reduced to 5 dimension. एंड इसका यूज क्यों किया गया है? बिकॉज रिड्यूसिंग टू ए लोअर नंबर ऑफ डायमेंशन हेल्प टू कैप्चर द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स व्हाइल डिस्कार्डिंग द नॉइज व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर क्लस्टरिंग। ओके, तो जब क्लस्टरिंग करनी है तो जितना कम से कम क्लस्टर रहेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा क्लस्टर, छोटे छोटे ज्यादा से ज्यादा क्लस्टर हो जाएंगे तो उनके अंदर की क्या प्रॉपर्टी है, उनको एक ही बार में उनका यूज करना कठिन हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि कम क्लस्टर बनाएंगे with maximum properties। ठीक है, with maximum feature। okay, so minimum distance equal to 0 क्या मतलब है? this parameter controls how tightly packed the points are। okay, कितने मतलब पास में हैं, उसके लिए कितने वह एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये इसलिए इसको यहाँ पे 0 डाला गया है। ओके, मैट्रिक्स इक्वल टू कोसाइन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द सिमिलरिटी। ओके, यहाँ पे मैंने बताया आपको रैंडम स्टेट इक्वल टू 42 का यूज किया गया है। अब आते हैं हम लोग रिड्यूस्ड इम्बेडिंग इक्वल टू यूमेट डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। तो इसका क्या मतलब है? सो दिस लाइन अप्लाइज द कॉन्फ़िगर्ड यूमेप मॉडल टू द इम्बेडिंग। ओके, इम्बेडिंग क्या है? द 384 डायमेंशनल वेक्टर। ओके, ये हमारी इम्बेडिंग है जिसमें 384 डायमेंशन के वेक्टर हैं हर एक इम्बेडिंग का। ओके, एंड फिट ट्रांसफॉर्म मेथड फर्स्ट fits the UMAP model to learn the structure of the high dimensional data and then transfer that data into lower 5 dimensional space। तो यहाँ पे देखिए फिट ट्रांसफर एम्बेडिंग्स, मतलब एम्बेडिंग को पहले फिट करो फिर उसको 5 डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म करो, इसलिए यहाँ पे ये कोड ये लिखा गया है। ओके, सो आपने यहाँ पे क्या कर दिया? आपने डायमेंशनलिटी को रिड्यूस कर दिया। अब थर्ड स्टेप क्या है? क्लस्टर द रिड्यूस्ड एम्बेडिंग। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है? पहले है आपने डॉक्यूमेंट्स जो था आपका उसको अपने एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया। ओके, उसके बाद जो आपने एम्बेडिंग्स बनाई थी उसकी डायमेंशनलिटी को रिड्यूस किया, डेटा को प्रोसेस किया ताकि हमारा डेटा अच्छा हो जाए और स्मूथ हो जाए। ओके, उसके बाद हम लोग थर्ड स्टेप में आएंगे और वी विल क्रिएट द क्लस्टर। ओके, हम लोग अब क्लस्टर बनाएंगे। ओके, हम लोग अब क्लस्टर बनाएंगे। ओके, तो फ्रॉम HDB स्कैन, देखिए अब क्लस्टरिंग के लिए हम लोग एक एल्गोरिथम लगाएंगे, उसका नाम है HDB स्कैन। ओके, क्लस्टरिंग के लिए हम लोग के मींस क्लस्टरिंग, DB स्कैन, हायरार्की क्लस्टरिंग इत्यादि एल्गोरिथम यूज करते हैं, जिसको हम लोगों ने अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वाले चैप्टर में पढ़ा था।
अब जब आप हमारे वीडियो सीरीज के अंदर मशीन लर्निंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको अनसुपरवाइज लर्निंग के सारे एल्गोरिदम कैसे यूज होते हैं उनका मैथमेटिकल इंट्यूशन के साथ बताया गया है। मैथमेटिकल इंट्यूशन फिर उसके बाद कोडिंग के साथ भी बताया गया है। ओके, सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस होल code section? So this code block focus on clustering the reduced embeddings using HDB scan algorithm. Okay, we will cluster the reduced embedding. Okay, so from HDB scan import HDB scan. So इस लाइन का मतलब क्या है? अगर कोई पूछे HDB scan क्या है, स्मॉल HDB scan क्या है, तो स्मॉल HDB scan जो है ना वो लाइब्रेरी है और HDB scan जो है वो क्लास है। ओके, so this line import the HDB scan class from HDB scan library and capital HDB scan इसको क्या बोल सकते हैं? हायरार्किकल, H मीन्स हायरार्किकल, D मतलब डेंसिटी, B मतलब बेस्ड, S मतलब स्पेशियल, C मतलब क्लस्टरिंग एंड A मतलब एप्लीकेशन एंड N मतलब नॉइज। सो अगर टोटल मिला दें तो हायरार्किकल डेंसिटी बेस्ड स्पेशियल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विथ नॉइज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। एंड ये है क्या? इट इज ए पावरफुल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम दैट इज पर्टिकुलरली गुड एट फाइंडिंग क्लस्टर्स ऑफ वेरिंग डेंसिटी एंड आइडेंटिफाइंग नॉइज पॉइंट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये क्लस्टरिंग के लिए यूज होने वाला एल्गोरिथम है विच इज यूज्ड फॉर क्रिएट द क्लस्टर्स फ्रॉम आवर reduced embeddings. ओके, तो अभी जब हमने एम्बेडिंग बनाई थी उसका डायमेंसिटी रिड्यूस किया था 384 से लेकर हम लोग 5 पे आए थे। अब उस एम्बेडिंग्स का यूज करके एंड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का यूज करके हमें क्या करना है? हमें क्लस्टर बनाना है। ओके, तो आइए अब क्लस्टर बनाने में चलते हैं। वी विल फिट द मॉडल एंड एक्सट्रैक्ट द क्लस्टर। ओके, we will fit the model and extract the cluster. So HDB scan model equal to HDB scan और minimum number of cluster equal to 50, matrix equal to Euclidean distance कैलकुलेट किया जाएगा। आपने देखा होगा जब हमने क्लस्टरिंग का चैप्टर पढ़ा रहे थे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में, तो हम 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे। ओके, डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे तो क्या हम एल्गोरिथम यूज करते थे? यूक्लिडियन डिस्टेंस या फिर मैनहट्टन डिस्टेंस का यूज करके 2 पॉइंट के बीच में हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स जो है यूक्लिडियन है। यूजिंग दिस यूक्लिडियन मैट्रिक्स वी विल कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लस्टर्स। ओके, 2 पॉइंट्स। क्लस्टर सेक्शन इक्वल टू मेथड हमने EOM लिया है। ओके, एंड यहाँ पे हमने रिड्यूस एम्बेडिंग डेटा को दे दिया है एंड क्लस्टर इक्वल टू HDB scan model dot labels underscore and how many cluster did we generate? So this is the length of the cluster. So देखते हैं कितना यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ द क्लस्टर का रिजल्ट यहाँ पे आएगा। how many cluster did we generate? Okay, so here you can see 155 cluster has been generated. Okay, 155 cluster has been generated. Okay, so using this hierarchical clustering algorithm we have generated 155 clusters. Okay, अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे? we will inspect the cluster.